हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस की क्रांति किन किन वजहों से हुआ, क्या क्या मुख्य कारण थे। उन सभी कारण को और उन सभी घटनाओं को पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले फ्रांस को क्रांति को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विश्व में जो घटनाएं हो रही थी, जिसे औपनिवेशवाद को लेकर, साम्राज्यवाद को लेकर, इन सारी घटनाओं को जब हम समझेंगे और वहाँ के सामाजिक स्थिति को समझेंगे, महिलाओं को स्थिति को समझेंगे, तभी जाकर हम फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी ये हम समझ पाएंगे। तो फ्रांस को क्रांति से स्टार्ट करने से पहले थोड़े से इसके बारे में बताना चाहूंगा कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है और यूरोप के पश्चिमी साइड में है। 1789-1793 के बीच में फ्रांस की घटना हुई थी, ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्योंकि फ्रांस में उस समय लुई वंश का शासक, इसका लुई 16 का शासन था और लुई जो था बर्बन डायनेस्टी का शासक था, बर्बन वंश का शासक था, जो लगभग फ्रांस में 200 वर्षों से, फ्रांस में शासन कर रहे थे लुई बर्बन वंश। और जिस समय घटना हुई थी फ्रांस की क्रांति, उस समय फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16 था। कौन था? लुई 16 था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो स्थिति फ्रांस में थी वो वैसी स्थिति और यूरोपीय देशों में नहीं थी, सभी जगह थी। लेकिन यहाँ पर फ्रांस में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है कि यहाँ के लोगों को राजवंशों के द्वारा, राजा के द्वारा, वहाँ के जो सामाजिक स्थिति है उन सभी के द्वारा इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि लोगों को मजबूर होना पड़ा फ्रांस की क्रांति करने के लिए। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं फ्रांस के बारे में और देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 से 1793 के बीच में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1793 के बीच हुई थी। और उस समय 18वीं सेंचुरी में, यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कैसा था उसको देखेंगे। क्योंकि देखो, फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए हमें फ्रेंच सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है और यही मुख्य कारण है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई, जिसकी वजह से। और लुई 16 जब राजगद्दी पे बैठा तो उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई थी। अब मेरी एंटोइनेट जो थी ऑस्ट्रिया की थी और फ्रांस के लोग ऑस्ट्रिया से, एंटोइनेट यानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। क्योंकि जब एक फ्रेंच लुई 16 से जब इनकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद जब आई तो ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय शासन में देने लगे, शासन के हर इकाई में अपना दखल देने लगी। अब हर जगह मतलब
किसी भी पोस्ट पर अपने लोगों को उसने सेलेक्ट करना इनका ही था। तो इसलिए जनता इनसे ज्यादा आक्रोशित थी मेरी एंटोनियस से, क्योंकि लुईस 16 जब राजगद्दी पे बैठा उस समय उनकी एज थी 20 ईयर एज थी। और ऐसा नहीं है कि इनकी जब जैसे लुईस 16 जब राजगद्दी पे बैठे तो इससे पहले माने जब ये छोटे थे लुईस 15 जो कि इनके पिता थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इनके नाबालिग होने की वजह से इनकी माता ने इनकी संरक्षण में माने देख रेख इनकी माता ने उस समय राजगद्दी को संभाला। लेकिन फिर बाद में जब उनकी माता का देहांत हो गया तो फिर से लुईस 16 ने राजगद्दी संभालना शुरू कर दिया, यानी वहां के शासन के स्थापित हुए। और अब हम इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से कि फ्रांस की तात्कालिक आर्थिक दशाएं है ना, यानी फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के बारे में देखेंगे कि क्या है। तो 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 भागों में बटा था। फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा था। प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, 3 वर्गों में बटा था। और तीनों वर्गों में अलग अलग, जैसे उस 3 वर्ग जो बटे थे इसमें जैसे प्रथम वर्ग में पादरी लोग यानी जो चर्च से रिलेटेड मेंबर होते थे वो लोग आ जाते थे। सेकेंड स्टेट में जो एरिस्टोक्रेसी होते थे, जो कुलीन वर्ग होते थे, राजशाही लोग होते थे, यानी सेकेंड स्टेट में आ जाते थे। और चूंकि उस समय पूरे फ्रांस में जो जनसंख्या है लगभग 2.5 करोड़, उसमें केवल प्रथम स्टेट की जो जनसंख्या है 1,30,000 है, प्रथम स्टेट की 1,40,000 है। और सेकेंड स्टेट की जो जनसंख्या है वो केवल 4 लाख है। तो आप देख सकते हैं 4 लाख है, और उस वहां पे जो सेकेंड स्टेट के जो मेंबर है उनके लोग टोटल परिवार जो है लगभग 80,000 केवल उनके परिवार हैं। और थर्ड स्टेट में देखें, जैसे थर्ड स्टेट में भी इसको भी 3 वर्ग में बांट दिया था। जो थर्ड स्टेट में जो मतलब इसमें निम्न वर्ग आते थे, निम्न वर्ग में भी जो सबसे उच्च वर्ग होते थे जैसे बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये सारे सब, यानी ये प्रथम मान लो इसमें सेकेंड वाले में मैंने थर्ड स्टेट में इनका एक वर्ग था, एक किसान कारीगर जो थोड़ा से मध्यम में, और एक उससे भी निम्न वर्ग जो एकदम से गरीब थे, जैसे जो छोटे किसान हो गए, भूमिहीन मजदूर हो गए, जो नौकर हो गए, इनके। और हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो थर्ड स्टेट है उस समय इनकी जो जनसंख्या 95% है। आप समझ सकते हैं कि जो पादरी वर्ग यानी फर्स्ट स्टेट है इनकी जो जनसंख्या है केवल 1,40,000 है। तो आप समझ सकते हैं, और इनकी जो संख्या है 4 लाख है, और जो बची जनसंख्या यानी 95%, यानी 95% जो जनसंख्या है वो तृतीय स्टेट का है। अभी पहले डिटेल में समझ लो कि वहां पे जो सामाजिक स्थिति है, यानी यहाँ की जनसंख्या के बारे में कौन कौन से लोग आते हैं, तभी हम जब घटनाओं को बताएंगे विस्तृत से तो आप लोग समझ पाएंगे। और उस समय टोटल जो फ्रांस की जनसंख्या थी, उस समय जो टोटल फ्रांस की जनसंख्या थी लगभग 2.5 करोड़, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट, तृतीय स्टेट में कितने कितने लोग आते हैं। और जब कहानी को आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक मध्यम वर्ग का उदय होता है, मिडिल क्लास का उदय होता है। और मिडिल वर्ग को ही, मिडिल क्लास को ही हम लोग बुर्जुआ या मध्यम वर्ग बोलते हैं, जिसमें लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक, बैंकर, कारखाने वाले, धनी व्यक्ति, असैनिक अधिकारी, यानी
शिक्षित व्यक्ति शामिल थे इसमें सभी, जो मध्यम वर्ग था। अभी हम लोगों की कहानी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि कुछ चीजों को अब जब तक इन सब चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक हम जब कहानी को बताएंगे विस्तृत से आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रीजन है, वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो उन घटनाओं को समझने के लिए आओ हम लोग विस्तृत से पहले चर्चा करते हैं। तो आओ देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण, सबसे पहला कारण, उस समय राजतंत्र शासन था, यानी मोनार्ची सिस्टम। और आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि मोनार्ची सिस्टम क्या होता है, क्योंकि मोनार्ची सिस्टम की जो पावर होती है किसी एक पर्सन के पास होती है, जो कौन था? राजा। राजा के पास यानी सम्राट के पास वो सारे पावर होते थे। और राजतंत्र में आपको पता है कि जो पावर होती थी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप समझ सकते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों पावर राजा के हाथों में रहती थी। और उस समय राजा जब भी कोई भी कानून बनाता था, वो चाहे जनता के हक में हो या ना हो, उसको वो लागू करता था और इससे जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता था। आपको पता है कि राजतंत्र में जो राजा होता है वो, इसका जो पद होता है वंशानुगत होता है। तो वंशानुगत होने से जनता तो राजा पे नियंत्रण कर नहीं सकती, और जब जनता राजा पे नियंत्रण नहीं कर सकता है तो आपको इतना पता है कि राजा जो भी कानून लागू करेगा, जो भी नियम बनाएगा, उस पे उसी का हक होगा, उस पे किसी और का नियंत्रण नहीं था। और यही कारण है जिससे जनता एकदम से परेशान थी। और सेकेंड देखो कारण क्या है इसमें, जैसे तो ठीक है, इसमें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो राजतंत्र था, राजतंत्र के होने की वजह से वो सारी शक्तियों को अपने हाथों में वो अपने तरीके से कंट्रोल करता था। वहां पे जो उस समय जनरल स्टेट्स होते थे, उन जनरल स्टेट्स की बात मानना या ना मानना वो राजा के इच्छा के अनुसार होता था। और दूसरा समझने का प्रयास करेंगे कि ये तो हो गया राजतंत्र, ठीक। और उस समय साम्राज्यवाद को लेकर बहुत ज्यादा एक दूसरे में युद्ध का माहौल था। साम्राज्यवाद यानी यूरोपीय देशों में उस समय अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लोग एक दूसरे देश से युद्ध लड़ते थे, और उस युद्ध में लड़ने की वजह से इनकी जो कोषाधार, इनकी जो इनकम थी, ठीक ना, इनकी जो इनकम था, जो राजकोष था, वो लगभग खाली हो गया था। क्योंकि और फ्रांस ने कई सारे देशों से युद्ध भी किया था। और जैसे उस समय अमेरिका पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का।
और चूंकि ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन था, तो अमेरिका से ब्रिटेन का आधिपत्य हटाने के लिए, वहां से उपनिवेश हटाने के लिए, क्योंकि 13 उपनिवेशित क्षेत्रों को कब्जा किया हुआ था ब्रिटेन, तो फ्रांस ने बहुत ज्यादा इसका हेल्प किया था, सैनिक अपने भेजे थे, बहुत ज्यादा पैसे दिए थे और युद्ध में भाग भी लिया था, और एक तरह उस समय अमेरिका स्वतंत्र भी हो गया था। तो फ्रांस के हस्तक्षेप की वजह से उसका जो प्रभाव इसके ऊपर पड़ा कि यहाँ की जो इनकम थी वो कम हो गई। और इन सभी को समझेंगे, फ्रांस की क्रांति से इन सभी को भी रिलेट करेंगे कि आखिर क्या कारण था इन सब को करने के पीछे। अब इसका परिणाम फ्रांस के लोगों को क्या पड़ा, ठीक ना। जनता बहुत ज्यादा परेशान है इस समय, साम्राज्यवाद। और उसी समय क्योंकि फ्रांस भी हर यूरोपीय देशों की तरह ये भी औपनिवेशिक देश यानी उपनिवेशवाद कॉलोनी, ये भी अपना विश्व के जगह जगह क्षेत्रों पे अपना ये भी एक उपनिवेशवाद बनाया था। तो उसके लिए भी सेना में लोगों को जबरदस्ती भर्ती करना, तो जिसकी वजह से इसका भी प्रभाव पड़ा था। और ये सभी कारण हैं। ये तो कारण उतना है नहीं, लेकिन हाँ, अगर सबसे बड़ा जो कारण है वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति की वजह से पूरा फ्रांस में जो जो प्रॉब्लम हुई थी उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं। आप लोगों को अभी हम बता चुके हैं कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था है, फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था है वो 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में। प्रथम स्टेट आपको बता चुका हूं। तो प्रथम स्टेट में क्या था? प्रथम स्टेट में था ये कि इसमें जो चर्च होते थे यानी जो पादरी होते थे, उन लोगों को इतना ज्यादा पावर था कि ये राजा को भी नियंत्रित कर सकते थे, राजा को भी सत्ता से हटा सकते थे। उस समय के चर्च यानी पादरी लोगों को इतना ज्यादा पावर था और जनता को इनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये था। और सरकार यानी राजा द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों के लिए कोई भी नियम कानून नहीं था, ना ही इनको टैक्स देना पड़ता था और ना ही इनको कोई कानून का पालन करना पड़ता था। तो प्रथम और सेकेंड स्टेट के लोगों को टैक्स ना ही टैक्स देना पड़ता था और ना ही कोई कानून को इनके ऊपर कोई कानून लागू होता था। ये स्वतंत्र थे इन दोनों से और इनको बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए थे, ठीक ना। तो समझेंगे कि इनको कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए थे। तो उस समय फ्रांस में यानी जो उच्च एरिस्टोक्रेसी लोगों की जो भाषा थी, राजशाही लोगों की जो यानी प्रथम स्टेट सेकेंड स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या था? फ्रेंच। इन लोगों को ही ये फ्रेंच भाषा बोलने का अधिकार था। तृतीय वर्ग के लोगों को उनको फ्रेंच भाषा बोलने का अधिकार नहीं था। वो अपने क्षेत्रों की लोकल भाषाएं बोलते थे। और प्रथम स्टेट एंड सेकेंड स्टेट की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का अधिकार था। वो भी केवल पढ़ाई करती थी, उनको कोई न किसी राजनीतिक पोस्ट पे, ना ही किसी सैनिक में पोस्ट पर, ना ही किसी भी कार्य में इनका योगदान नहीं था। केवल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करती थी, इनको केवल पढ़ने का हक था और इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था और महिलाओं की तरह। लेकिन थर्ड वर्ग की महिलाओं को, लोगों को एकदम से पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उस समय फ्रांस में जो शादी विवाह का प्रचलन था
जो प्रथम सेकंड स्टेट के मेंबर है वो अपने में ही, यानी जो एरिस्टोक्रेसी है वो अपने में ही शादी विवाह करते थे। उनका तृतीय वर्ग से कोई संबंध नहीं था शादी विवाह से, क्योंकि थर्ड स्टेट के मेंबर को ये एकदम निम्न वर्ग समझते थे। माने ये माना जाता था प्रथम और सेकंड स्टेट के कि इन लोगों का जन्म कष्ट के लिए ही हुआ है, और इन लोगों का जन्म कष्ट के लिए हुआ है और ये ईश्वर की देन है। और इसलिए ये लोग इस तरह से अंधविश्वास फैला हुए थे कि तृतीय वर्ग के मेंबर इन लोगों का विरोध न कर सके, राजा का विरोध न कर सके, इसलिए सभी चीजों को ईश्वर से जोड़ देते थे। और यही कारण था कि पहले के लोग, देखो ऐसा नहीं है कि लुई 16 के समय फ्रांस की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे पहले भी, जिसे मैंने बताया कि बर्बन वंश के शासक था, लगभग इसके वंश के लगभग 200 वर्षों तक शासन किए, 200 वर्षों तक शासन किए थे। और इससे पहले लुई 15, लुई 14, लुई 10 ऐसे थे। ठीक, तो उस समय भी फ्रांस की स्थिति ऐसी ही थी, या कहें तो इससे भी बदतर था, क्योंकि उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही ज्यादा जागरूक थे। तो इसलिए, और प्रथम स्टेट की जो चर्च होते थे, पादरी लोग होते थे, इतना ज्यादा उस समय अंधविश्वास फैलाए हुए थे कि ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। आप ऐसे समझिए कि ये लोग इतने, अभी इन लोगों के तृतीय वर्ग के लोगों के बारे में बताएंगे, आगे सारे डिटेल में बताएंगे, बस ऐसे ही समझ लो कि आप सोच सकते हैं कि जैसे एक गरीब वर्ग है, वो अपने खाने पीने, अपने दिनचर्या की चीजों को ही इकट्ठा कर पाए, उसके बारे में सोच पाए, वही उसके लिए बहुत है। उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, ना ही उसके पास इतना ज्यादा हिम्मत है कि वो राजा का विरोध करने के बारे में सोच सके, क्योंकि उस समय कोई भी इंसान, कोई भी वर्ग अगर राजा का विरोध करता था तो राजा सीधे उसको जेल में बंद कर देते थे, उसको सजा हो जाती थी। और उसका कारण क्या है किसी को नहीं पता, ठीक ना। तो क्योंकि देखो उस समय कोई कानून तो इन लोगों के लिए तो कुछ था नहीं कि नहीं इनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी। जो भी कानून कार्रवाई, जो भी टैक्स देना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा, केवल तृतीय वर्ग के मेंबर को ही करना पड़ता। तो वो लोग तो इतना विरोध तो करेंगे नहीं, इतना ज्यादा भय था राजा का। तो ये सभी रीजन है जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ये तो हो गया वहां की थोड़ी सी बताए हैं कि क्या क्या कंडीशन वहां पे है। और महिलाओं की स्थिति तो वहां पे एकदम से ही खराब थी, क्योंकि महिलाओं को ना ही एजुकेशन का अधिकार था, ना ही उनको वोट देने का अधिकार था। केवल उनका काम था घरों में मजदूरी करना, कपड़े धोना, सफाई करना, खेती करना, इन सब का केवल जितने निम्न वर्ग के काम होते थे, थर्ड स्टेट के जो मेंबर होते थे, बड़े लोगों के घरों में गृहिणी का कार्य करना, ये सारा इन लोगों का काम था। तो चलो ठीक है, आगे समझते हैं इसको। अब देखेंगे, देखो जैसे मैंने बताया था कि उस समय की मजदूरों की स्थिति, तो मजदूरों की स्थिति उस समय ऐसी थी कि कोई भी मजदूर अगर कहीं प्रथम या सेकेंड स्टेट के यहाँ अगर या किसी भी जगह पर अगर कोई काम कर रहा है, तो उसके पास इतना अधिकार नहीं था कि वो उस जगह से, अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, अगर उसको वो चीज नहीं पसंद आ रही है, अगर वहां पे काम करना या उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, उसको कम वेतन दिया जा रहा है, या उसको वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो इंसान वहां से काम छोड़ के दूसरे जगह कर ले, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए अगर जाना भी पड़ता था, तो वहां के जो मालिक होते थे उनसे परमिशन लेना पड़ता था, और बिना उनके इच्छा के
वो वहां से नहीं जा सकते थे, ठीक ना। और उससे अच्छा आचरण का प्रमाण पत्र करने के, देखो प्रमाण पत्र के लिए बिना कोई मजदूर अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी नहीं कर सकता था। यानी प्रथम और सेकेंड स्टेज से थर्ड वर्ग के मेंबर को प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती थी। अगर बिना की बताए या बिना प्रमाण पत्र के अगर वो किसी और जगह काम करते हुए पकड़े गए तो सीधे उनको पनिशमेंट दिया जाता था, यानी उनको बंदी बना लिया जाता था। ऐसी स्थिति है मजदूरों की। अभी आएंगे बेरोजगारी पे, वहां की राजनीति की स्थिति पे आएंगे, बट ये थोड़े से समझ लो। और अब आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें केवल थर्ड स्टेट के मेंबर के साथ हो रही है। फ्रांस की क्रांति ऐसी ही नहीं हुई थी, क्योंकि अगर हमें फ्रांस की क्रांति को समझना है तो इन घटनाओं को हमें जरूर समझना होगा, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे, और आप लोगों को मैंने राजतंत्र के बारे में बताया था, अगर जैसे देखो अगर आपको राजतंत्र के बारे में समझना है तो थोड़ा सा राजतंत्र और लोकतंत्र, क्योंकि देखो राजतंत्र को तभी समझ पाओगे जब आप अच्छे से लोकतंत्र को समझ जाएंगे। क्योंकि अगर देखो लोकतंत्र समझ में आएगा तो राजतंत्र अपने से समझ में आएगा। देखो लोकतंत्र में जो होती है, जो शासन होता है, जो सरकार होता है, जनता द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? जनता द्वारा सरकार बनाई जाती है। और जो सरकार होती है जनता के लिए होती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा होती है, ठीक है। जो सरकार होती है जनता द्वारा बनाई जाती है और वो जनता के लिए होती है, और जनता के लिए ही वो नियमों को, जो भी नियम सही है गलत है, उसको लागू करती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उसको पता है कि लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। अगर सरकार जनता के इच्छा अनुसार शासन नहीं करेगी, कार्य नहीं करेगा, तो सिंपल है 5 साल के बाद उसकी सरकार चली जाएगी, ठीक ना। तो ये है जनता की पावर। और संविधान में लोकतंत्र, देखो कोई भी अगर देश लोकतांत्रिक है तो यानी वहां पे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां पे जो देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है। तो जैसे देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो पावर होता है, यानी इसमें देखो लोग अभी समझा दे रहे हैं कि क्या है। जैसे देखो लोकतंत्र में लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। क्योंकि इन तीनों, देखो इसको हॉरिजॉन्टल पावर है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों की पावर सेम है। यानी देखो लेजिस्लेटर का काम है विधि का निर्माण करना, इसको हिंदी में बोलते हैं विधायिका, यानी इसका काम है विधि का निर्माण करना, यानी कानून का निर्माण करना इसका काम है। और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका विधि का संचालन करना, यानी जो कानून पास किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, इसका काम है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का काम है कि उसको संचालित करना, ये काम है एग्जीक्यूटिव का। और जो विधि बनाया गया है, जो कार्यों का संचालन हो रहा है, वो कानून के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी होती है न्यायपालिका की। तो आप यहां समझ सकते हैं कि जो पावर का बंटवारा है, पावर शेयरिंग यहां पर जो की गई है, ये 3 भागों में डिवाइड है। इसमें कोई ये नहीं कर सकता कि जैसे हमारे पास पावर है या हमारे पास पावर ज्यादा है। अगर कोई भी इसमें से तीनों में से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कोई भी अगर वर्क करेगा, कार्य करेगा, तो ये तीनों एक दूसरे को नियंत्रित कर सकते हैं, इतना इन सबके पास पावर है। तो क्योंकि
इसको अगर डिटेल में पढ़ने के लिए, हमें इन सभी के पावर को पढ़ने के लिए क्या क्या पावर है, ये हम सिविक्स में अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। इसको जब सिविक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल से बताएंगे। बस आप ये समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में जो गवर्नमेंट का पावर शेयरिंग है वो इस तरह है, बट राजतंत्र में यही तीनों पावर किसी एक यानी राजा के ऊपर है, यानी राजा के कंट्रोल में ही पावर है। तो जब सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में है तो सिंपल है कि वहां की जो जनता होगी राजा से तो बिल्कुल नाराज होगी, क्योंकि राजा कभी भी उनके इच्छा अनुसार से शासन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जनता तो उसको हटा नहीं सकती, नई जनता उसके पावर को कम कर सकती है, तो इसलिए वो अपने मन से ही कार्य को करते हैं, संचालित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांस में स्थिति कैसी है उस समय। अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे कि जीने का संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी थर्ड स्टेट के मेंबर, यानी ये जो चीजें हम बता रहे हैं केवल थर्ड यानी जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं, ठीक ना, तृतीय वर्ग के जो लोग हैं ये उनके ऊपर ही एक चीजें केवल लागू होती थी। क्योंकि प्रथम स्टेट, देखो फ्रांस की क्रांति में प्रथम और सेकेंड स्टेट के मेंबर तो भाग लेंगे नहीं, क्योंकि जब उनको सारी सुविधाएं, उनको सारे प्रिविलेज दिए गए हैं तो सिंपल वो तो विरोध तो करेंगे नहीं। जो विरोध करेंगे केवल थर्ड स्टेट के मेंबर ही करेंगे। तो उनको देखेंगे कि जीने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। अभी आपको बताया था कि मजदूरों की स्थिति क्या थी, किसानों की स्थिति पहले समझ लेते हैं कि उस समय के जो किसान होते थे जमीनों का मालिकाना हक उनके पास नहीं था, लगभग 40% कितना फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास उनके पास जमीनों का हक होता था। और कब इनका जमीनें राजा के द्वारा छीन ली जाती थी या उनसे छीनकर दूसरों को दी जाती थी, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार ही सारी चीजें होती थी। इसलिए मजदूर भी किसान है। क्यों मजदूर परेशान है? क्योंकि मजदूरों को उनको समय से जो 8 घंटे का कार्य करने का जो समय है वो निर्धारित नहीं है। उनसे जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा समय तक 12-12 घंटे काम करवाया जाता था। उनकी जो वेतन है उस वेतन को और कम कर देते थे, क्योंकि उस समय ज्यादा जैसे उन मजदूरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक ना। तो मजदूरों की ज्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनकी जो एक मिनिमम रेट होता है वो निश्चित नहीं, कम से कम दामों पे उनसे कार्य करवाते थे। तो जिसकी वजह से मजदूर वर्ग परेशान है। महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया समाज में। तो अपने अधिकारों के लिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर फ्रांस की क्रांति में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो देखो जीने के संघर्ष में आपको पता है कि फ्रांस उतना बड़ा देश है नहीं, ठीक ना। तो फ्रांस में 1715 के समय जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी लगभग 2.3 करोड़ थी, ठीक ना। देखो 1715 में फ्रांस की जो जनसंख्या थी 2.3 करोड़ थी, और वही जनसंख्या 1789 में 2.8 करोड़ हो गई, ठीक। अब आपको इतना तो पता है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि देखो क्षेत्र का विस्तार तो होगा नहीं, क्षेत्र का विस्तार तो हो नहीं रहा था, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से वहां पे खाद्यान्न की कमी पड़ गई। खाद्यान्न की कमी पड़ गई और लेबर की, जिसे वहां पे मजदूरों की संख्या ज्यादा वृद्धि होने लगी, क्योंकि देखो उनको भी तो काम करने के लिए चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ी तो जब जनसंख्या बढ़ गई तो उनको खाने की प्रॉब्लम होने लगी, तो खाद्यान्न की कमी होने लगी, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ये जो पावरोटी है, पावरोटी फ्रांस के लोगों की उस समय की आम भोजन हुआ करता था। जैसे आज के समय हमारे देश की जैसे एक गरीब वर्ग है, क्या खा सकता है? दाल चावल रोटी सब्जी, तो आम भोजन है। तो वैसे ही उस समय के लोगों के जो गरीब वर्ग थे, थर्ड स्टेट के मेंबर थे, उनका जो आम भोजन था पाव रोटी था,
ठीक ना। और एक पाव रोटी का दाम उस समय बढ़ गया। आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर वर्तमान समय में हमारे देश में अगर जैसे किसी जो मतलब जो आम भोजन है अगर उसका रेट बढ़ता है, सरकार के द्वारा अगर उसका रेट बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारी जनता के ऊपर पड़ेगा, वो भी गरीब वर्ग के ऊपर पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी चीजों पर अगर दामें बढ़ाई जाती हैं जो आम जनता है, गरीब वर्ग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। जो महंगी महंगी चीजें होती हैं जो उच्च वर्ग के लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर उसको बढ़ाएंगे तो उतना गरीब वर्ग के ऊपर कोई मतलब उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब उनको उतना कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब उनके जो मेन भोजन है, जो उनका आम भोजन है, अगर उसी का दाम बढ़ जाएगा तो सिंपल है कि जनता में मतलब और ज्यादा विरोध का भाव होने लगेगा, उत्पन्न होने लगेगा, ठीक ना। तो चूंकि अभी ये समझेंगे कि उभरते मध्यम वर्ग द्वारा विशेषाधिकारों के समाप्ति के प्रयास। तो ये मध्यम वर्ग को हम समझें कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ। इस चीज को समझने के लिए थोड़े से हम डिटेल जाएंगे। मध्यम वर्ग का उदय, यानी मिडिल क्लास। देखो मध्यम वर्ग का जो उदय होता है वो थर्ड स्टेट के मेंबर से ही होता है। जो थर्ड स्टेट के जो जो तृतीय वर्ग के जो मेंबर है उसी से मध्यम वर्ग का उदय होता है। कैसे होता है? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी औद्योगिक क्रांति हुआ था। और औद्योगिक क्रांति होने की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप पे पड़ गया। जैसे फ्रांस में तो ये स्टार्ट हुआ और इसका प्रभाव यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरे फ्रांस में फैल गया। तो ये इसका प्रभाव फ्रांस में भी पड़ा, पूरे यूरोप में पड़ा था तो उसका प्रभाव फ्रांस में भी पड़ा। तो फ्रांस में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तृतीय वर्ग के मेंबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिला। अब देखो, अब थर्ड स्टेट के मेंबर जो एकदम से अशिक्षित थे, बेरोजगार थे, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम जो होती थी, अब उनके पास एक अच्छा सुनहरा मौका आता है कि उनको रोजगार की प्राप्ति होती है। और रोजगार करने के लिए वो अपने देश में रोजगार तो करते ही थे, फ्रांस में तो रोजगार करते ही करते थे, जिससे फ्रांस के और से देशों में, यूरोप के और से देशों में, और उसके बाद वो दूसरे समुद्र पार देशों में भी व्यापार करने के लिए जाते थे। जैसे फ्रांस के लोग उपनिवेशवाद के लिए जैसे दूसरे देशों में जाते थे और वहां पे व्यापार करने, क्योंकि देखो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और जब सामानों का यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मार्केट की आवश्यकता होगी। तो मार्केट की तलाश में पूरे यूरोप के लोग, हर चाहे समुद्र पार हो, जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, भारत, मतलब सभी जगह, यानी ये लोग मार्केट की तलाश में अपने सामान को बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाकर नए नए देशों की खोज करने लगे, ठीक ना। तो उसमें फ्रांस के लोग भी, इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिला, जो मिडिल वर्ग के लोग हैं इनको भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिला और ये भी व्यापार करने लगे, ठीक ना। अब जब ये व्यापार करने लगे तो सिंपल है कि ये थोड़े से अच्छे खासे अब हो गए हैं, यानी अब कह सकते हैं मध्यम वर्ग। देखो, जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच के मेंबर होते हैं, ठीक ना,
जो वर्ग होता है उसी को मिडिल क्लास बोलते हैं। अब चूंकि ये एजुकेटेड भी हो गए हैं, इनके ये पढ़े लिखे भी अब हो गए हैं, इनके पास ये अच्छे रिच भी अब हो गए हैं, ठीक ना। और बहुत सारी चीजों को, जैसे इनको भी बहुत सारी चीजों का पावर नहीं था अभी, तो लेकिन कम से कम इनको इतना तो एहसास हो गया है, इनको इतना नॉलेज हो गया है कि हमारे साथ मतलब क्या क्या चीजें गलत की जा रही हैं। क्योंकि ये लोग प्रिविलेजेस, जो विशेषाधिकार, जो फर्स्ट स्टेट और थर्ड सेकंड स्टेट को जो विशेषाधिकार दिया जा रहा था, ये इसके विरोध में थे। जो विशेषाधिकार दिया जा रहा था प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों को, ये इसका विरोध करते थे। इनका मानना था कि सभी वर्ग समान है और जो ये प्रिविलेजेस है इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसमें अभी हम लोग देखे थे मध्यम वर्ग के लोगों में बैंकर, अध्यापक, वकील, सैनिक, जो असैनिक, बहुत सारे शिक्षित लोग आते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इतने ज्यादा आप जब एजुकेटेड लोग हैं यहाँ, और इस वर्ग में बहुत से लोग ऐसे दार्शनिक यानी फिलोसफर भी हुए जो चीजों का खंडन करते थे उस समय, जैसे राजा का खंडन करना, उसके द्वारा लागू किए गए कानून व्यवस्था का खंडन करना, चर्च द्वारा जो चीजें की जाती थी, अंधविश्वास जो फैलाए जाते थे, तो उस समय के जो विद्वान, जो फिलोसफर यानी जो दार्शनिक होते थे, ये लोग उसका खंडन करते थे। और जब इन लोगों का उदय हुआ तब धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति का एक लोगों के अंदर विचार, यानी राजा का विरोध करने के लिए, उसकी नीतियों का विरोध करने के लिए, उस समय की सामाजिक स्थिति का विरोध करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा यही लोग जागरूक किए थे। देखेंगे कि रूसो का आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रूसो ने क्या क्या कार्य किया था, जॉन लॉक ने क्या क्या, मॉन्टेस्क्यू ने क्या क्या योगदान दिया था। तो ये फिलोसफर उस समय के थे जो जनता को जागरूक करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्योंकि देखो उस समय के, ये तो मध्यम वर्ग थोड़े एजुकेटेड है, लेकिन जो इससे निम्न वर्ग के लोग थे, अभी भी बहुत से लोग अशिक्षित थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक ना। तो जिसकी वजह से तो वो अपने विचारों को प्रकट नहीं समझ सकते थे। तो इन लोगों के द्वारा जो बुक लिखी जाती थी, इनके विचारों को लोगों तक, जैसे बहुत सारे, जैसे हर जो नुक्कड़ चौराहे जैसे होते हैं, मतलब हर शॉपिंग पे, जैसे हर जहां पर भी दुकानें हैं, चौराहे हैं, जहां पे लोग बैठते हैं, वहां पे दार्शनिकों के विचारों को लोगों को बताया जाता था। बुक के माध्यम से जो पढ़े लिखे होते थे वो अपना पढ़ते थे, उनके विचारों को फिर दूसरों को शेयर करते थे। तो ऐसे करते 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 इन लोगों का विचार पूरे सभी लोगों के ऊपर पड़ गया, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि उभरते मध्यम वर्ग द्वारा विशेषाधिकारों की समाप्ति के जो प्रयास किए गए थे, यानी इफेक्ट्स बाय ग्रोइंग मिडिल क्लास टू एंड प्रिविलेजेस, अभी इसको पढ़े थे। तो देखो ये लोग विरोध क्यों किए? क्योंकि उस समय खाद्यान्न की कमी हो गई, कीमतों में वृद्धि हो गई और कर वृद्धि हो गई। तो मध्यम वर्ग के लोग इसलिए परेशान हो गए क्योंकि उस समय राजा को ये पावर नहीं था कि वो करों का वृद्धि करे। कर का वृद्धि करने का पावर राजा को नहीं था, ठीक ना। क्योंकि उस समय जनरल स्टेट्स होती थी, जनरल स्टेट्स में मीटिंग होती थी, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता था, तब करों में वृद्धि होगी या नहीं होगा वो निर्णय करते थे। लेकिन अब ये पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या कारण था कि राजा को करों में वृद्धि करना पड़ा, और ये देखेंगे कि खाद्यान्न की कमी कैसे पड़ गई वहां पे, अब कीमतों में वृद्धि क्यों हो गई। क्योंकि अभी हम लोग बताएं, मैं इसको बता दिया हूं लेकिन अच्छे से अब समझ लेते हैं। खाद्यान्न में कमी के कारण था क्योंकि देखो उस समय जो खेती करते थे ज्यादा से ज्यादा तृतीय वर्ग के लोग ही केवल करते थे, ठीक ना।
तृतीय वर्ग के लोग ही केवल खेती करते थे, और उस समय सूखा भी पड़ गया था, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से खाद्यान्न में तो उतना ज्यादा विकास होने, क्योंकि देखो उस समय की जो राजा होते थे जनता की जरूरतों को ध्यान नहीं देते थे। जैसे आज के समय अगर सरकार देखो जैसे होती, बहुत सारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र, अगर इस तरह की योजनाएं जनता की जरूरतों के अकॉर्डिंग, यानी जनता की जो जरूरत है, अगर उस उनके लिए उनकी जो जरूरत है अगर उसको नहीं, मतलब उनके भावों को नहीं समझेंगे, उनकी कमियों को नहीं समझेंगे, उनके लिए अच्छी चीजें नहीं करेंगे, तो जनता उनको हटा देगी। लेकिन उस समय के लोग जो राजा होते थे, एरिस्टोक्रेसी होते थे, वो अपने शान शौकत में ही व्यस्त रहते थे। उनको कोई परवाह नहीं है कि किसानों की क्या स्थिति है, मजदूरों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, बच्चों क्या है, कितने मर रहे हैं, कितने नहीं मर रहे हैं, कितने भूखमरी से मर रहे हैं, कितने तो कौन कितनी सारी बीमारियां हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी शान शौकत में व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से जनता पूरी परेशान रहती थी और कीमतों में वृद्धि होने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें उस समय पैसों की कमी पड़ गई थी। क्योंकि देखो राजा तो अपने जो एक महल जो होता है उनका, और वहां के जो लोग होते हैं, इतने कर्मचारी होते हैं, क्योंकि उनको इतना ज्यादा वेतन देना पड़ता था। और पैसे की देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अमेरिका को ब्रिटेन कब्जा किया था, तो ब्रिटेन से अमेरिका को आजाद कराने में फ्रांस ने उसको बहुत सारा लोन दिया था, बहुत सारे पैसे दिए थे, बहुत सारा हेल्प किया था। तो जिसकी वजह से यहाँ की स्थिति खराब हो गई थी, फ्रांस में पैसे कमी पड़ गई थी। और ये तो कारण है ही कारण, साथ में जो राजा के समय जितने भी जगह पर जो अधिकारी होते थे, वो कहीं ना कहीं वो उनके रिलेशन के होते थे, और जिसकी वजह से वो पूरे सही तरीके से जनता के लिए कोई कार्य नहीं करते थे, केवल अपने शान शौकत में व्यस्त रहते थे, ठीक ना। और चूंकि इतनी सारी प्रॉब्लम होने की वजह से राजा के पास कोई, देखो अब जब ये सारी चीजें हुई, अब उसी समय लुई 16 राजगद्दी पे बैठता है, और जब लुई 16 राजगद्दी पे बैठता है तो उस समय राजकोष होता है खाली, ठीक ना। तो राजकोष खाली होने की वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक ना, कि कर वृद्धि के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कुछ करे, ठीक ना। तो उसको मजबूरी में करों का वृद्धि करना पड़ा, ठीक ना। करों की जब वृद्धि हो गई थी, और इस समय देखो ये सारी घटनाएं अब हो रही हैं, तो मध्यम वर्ग का अब उदय हो चुका है। तो मध्यम वर्ग के लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया। अब यहां से होती है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत, ठीक ना। जिसे बास्टिल के किले पे पता जो हमला होता है, ये सारी चीजों को भी समझेंगे, ठीक। और उस समय के जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे, जो दूसरे देशों में जाके व्यापार करते थे, तो और देखेंगे किस किस चीजों का व्यापार, जैसे ऊनी का, रेशमी वस्त्र का, कई सारी चीजों का एक देश से दूसरी जगह पे उत्पादन यानी व्यापार करते थे 18वीं शताब्दी में, ठीक ना। तो मैं इसको बता चुका हूं कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ। अब कुछ हमारे फिलोसफर यानी जो दार्शनिक थे, विद्वान जो लोग थे, जैसे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये लोग क्या किए थे, उस समय जो राजतंत्र की जो जो कमियां थी उसका खंडन ये लोग किए, यानी उसकी जितनी भी बुराइयां थी, जो जो जनता के लिए प्रताड़ित करने वाली थी, उसका खंडन ये लोग किए अपने बुक के माध्यम से। जैसे अभी देखेंगे कि जॉन लॉक ने बुक लिखा था जिसका नाम है टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन। आपको मैंने बताया था कि उस समय अंधविश्वास इतना ज्यादा फैला हुआ था कि लोगों को, राजा को भगवान के समान दर्शाया जाता था, कि उनका मानना था जैसे हम भगवान का विरोध नहीं कर सकते हैं, ईश्वर का ईसाई विरोध नहीं कर सकते हैं,
वैसे हम लोग राजा का भी विरोध नहीं कर सकते हैं। यानी राजा का जो निर्णय है उससे वो ईश्वर का निर्णय होता है, तो इसलिए हम इनका विरोध नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैलाए गए थे। यानी और ये भी कहा जाता था, इस जो चर्च के द्वारा जो पादरी वर्ग होते थे उनका कहना था कि जो इन लोगों का जो जन्म हुआ है वो कष्ट के लिए ही हुआ है, ऐसा मानना था। लेकिन जॉन लॉक, जॉक रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू ने इन लोगों के जो दैवी अधिकार जो बताए थे कि जो देवी देवताओं से जोड़े थे, वहां के ईश्वर से राजा को जोड़े थे, और निरंकुश जो शासक उसमें अधिकारी जो उनका अधिकार था, उन सभी का खंडन जॉन लॉक ने अपने बुक में किया था। और इनके विचारों को, इनकी बुक को पढ़ के बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग थे उन लोगों ने जा मैंने इस तरह, मतलब देखो नहीं बताया था कि अभी कहीं कहीं हर जगह चौराहे पे एक दूसरे पे या कहीं पर भी बैठ के जो अशिक्षित लोग थे उनको इनके विचारों को, इन चीजों का वर्णन करते थे, जिससे वो लोग भी जागरूक हुए। ऐसे ही जॉन रूसो ने अपनी बुक में, यानी देखो इनका बुक था टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जनता और प्रतिनिधियों का सामाजिक विचार, कि जनता का क्या क्या कर्तव्य है, जनता को क्या क्या विशेषाधिकार मिलना चाहिए, और प्रतिनिधियों का क्या कार्य है, उनका क्या विशेषाधिकार है। इन सभी का खंडन, इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास रूसो ने किया था। और देखेंगे मॉन्टेस्क्यू ने भी अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में, यानी राजा की शक्तियों का खंडन किया, क्योंकि उस समय जो राजा होता था उसके पास सारी पावर होती थी। यानी उसके पास, जैसे मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये सारा पावर किसके हाथों में होता था? राजा के हाथों में होता था। तो इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने राजा का खंडन किया। राजा के शक्तियों को कम करने के लिए किस तरह से शासन व्यवस्था होना चाहिए, पावर किसके हाथों में होना चाहिए, कौन सी पावर कितना किसको देना चाहिए, इन सभी का वर्णन मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक में किया था, द स्पिरिट ऑफ द लॉ में। और जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने उस समय राजतंत्र और चर्च का जो विरोध किए थे, उस समय एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि राजा का विरोध करने का मतलब है मौत। उनको पनिशमेंट की सीधे सीधे उनको फांसी यानी सूली पर चढ़ा दिया जाता था उनका विरोध करने पे। सोचो उस समय ये 3 और सारे ऐसे दार्शनिक हुए, विद्वान हुए, जो उन लोगों का विरोध किए, जनता को जागरूक किए। तो जनता के अंदर विचारों को उत्पन्न करने में हमारे इन दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने डायरेक्ट फ्रांस की क्रांति में भाग नहीं लिया था, इनका योगदान नहीं है। लोगों को जागरूक करने का काम इन्होंने किया था, जिसकी वजह से ही जनता राजा की नीतियों, उस समय के ईसाइयों के द्वारा जो जनता के द्वारा थोपी गई थी, उनके विचारों को उन लोगों ने नकारा और उनका विरोध करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं इन तीनों लोगों का बहुत ज्यादा योगदान था। और आप जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, तो इन्होंने क्या क्या और सी चीजों का वर्णन किया था। बस समय क्योंकि फ्रांस की क्रांति में इनकी कुछ भूमिका पढ़ना था, जानना था, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या योगदान रहा होगा। अब देखेंगे, क्योंकि देखो पहले ऐसा नहीं था कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, लेकिन उनके पास ऐसा विचार नहीं था, उनको ऐसा नहीं था कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इन लोगों ने उस चीज को बताया, जनता को, गरीब वर्ग को बताया कि ऐसे हो सकता है। तब होती है क्रांति की शुरुआत। और चूंकि उस समय मध्यम वर्ग का उदय हो चुका है, मध्यम वर्ग और जो तृतीय वर्ग के गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग के लोग हैं, मिलके फ्रांस में क्रांति की शुरुआत करते हैं। और फ्रांस की क्रांति का शुरुआत बास्टिल का पतन के साथ होता है, ठीक ना।
क्योंकि बास्टिल के किला, एक बास्टिल का किला है, आप इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्यों बास्टिल के किले के लोग ढा दिए, तोड़ फोड़ दिए? कारण यह था कि बास्टिल के किले में जो भी राजा का विरोध करता था, जो भी राजतंत्र का, जो भी चर्च का, पादरियों का जो भी विरोध करता था, प्रथम स्टेट और सेकेंड स्टेट मेंबर का जो भी विरोध करता था, तृतीय वर्ग के लोग, उनको सीधा सा उनको कैदी के रूप में यहाँ पर बंद कर दिया जाता था। तो इसलिए बास्टिल के किले से जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित थी, क्योंकि कोई भी विरोध करता था इसलिए बंद कर देते थे। तो इसलिए सबसे पहला जनता ने काम किया कि पूरे फ्रांस की जो तृतीय वर्ग के लोग हैं, बास्टिल के किले को घेर कर और उसको नष्ट कर दिए, और यहाँ के सारे जो भी हथियार थे, चीजें थी, उसको लूट पाट कर जनता इसको लेके चली गई। ठीक ना, पूरा तोड़फोड़। और इसके बाद पहले तो जब जनता बास्टिल किले को जनता ने घेरा था, तो राजा ने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया था, लुई 16 ने सेना भेजा था, ठीक, और यहाँ का जो कमांडर था बास्टिल के किले का, सेना ने, जनता ने उसको भी मार डाला। और यहाँ की जब राजा की सेना जब इनसे हार गई, ठीक ना, तो ये भी इनसे हार गई। इतना ज्यादा भीड़ था कि जनता को कंट्रोल करना राजा को, लुई 16 को अब मुश्किल हो गया था। ठीक ना, जब अब मुश्किल हो गया है तो आगे देखेंगे कि क्या क्या हुआ। अब पूरे फ्रांस को लगभग जनता घेर लिए चारों तरफ से, यानी पेरिस जो शहर है उसको चारों तरफ से जनता घेर लिया है। ठीक ना, और राजा उसको कंट्रोल अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो अब जनता पूरी तरीके से आक्रोशित हो गई है। तो इसलिए राजा को हार मानकर उनकी कुछ मांगों को मानना पड़ता है। ठीक ना, तो ऐसा नहीं, ये सब होने के बाद कुछ ये घटनाएं आगे भी चलती हैं। ठीक, तो इनकी मांगों, जैसे देखो उस समय फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, उस समय जनरल स्टेट होता था, जनरल स्टेट्स होता था। ठीक ना, जनरल स्टेट होता था। ये जनरल स्टेट जो होती थी, मतलब इसको भी बहुत सारे पावर था कि जैसे राजा के, जैसे इसमें प्रतिनिधि चुन के जाते थे तीनों वर्ग के लोग। ठीक ना, वहां पे राजा मैंने इसका हेड होता था। तो फर्स्ट स्टेट में जो मेंबर होते थे, जो प्रतिनिधि होते थे, वो लगभग 300 फर्स्ट स्टेट से थे और 300 सेकेंड स्टेट से थे, और 600 जो मेंबर होते थे वो थर्ड स्टेट के थे। चूंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इनकी जनसंख्या केवल 1 लाख, पूरे फ्रांस की जनसंख्या में इनकी जनसंख्या 1,40,000 है, और इनकी जनसंख्या केवल 4 लाख है। केवल 5% में ये लोग हैं, और इनकी जनसंख्या 95% है। तो आप समझ सकते हैं कि 95% में केवल इनके 700-600 प्रतिनिधि हैं। वो भी चलो ठीक है, इतने प्रतिनिधि हैं, लेकिन वोटों का जो समानता होता है ऐसा नहीं है। इनको कुछ ज्यादा विशेषाधिकार दिए थे, इनकी वोटों की वैल्यू कम थी, है ना, इसलिए उनका वोटों का कोई उतना महत्व नहीं था। इसलिए कोई निर्णय अपने से, अपने वोटों के द्वारा नहीं ले सकते थे, इनको इतना पावर नहीं था, इनके वोटों की वैल्यू कम थी। तो जब राजा ने देखा कि अब वो नियंत्रित नहीं कर सकता जनता को, तो उसने मीटिंग बुलाया, जनरल स्टेट्स में लोगों को बुलाया, तीनों स्टेट्स के मेंबर को। ठीक ना, तो जब देखो इसके पहले ये जो मीटिंग अभी जनरल स्टेट में जो मीटिंग होने जा रही है, ये इसके पहले 1614 में 1614 में ये हुआ था अंतिम बैठक। इसका जो जनरल स्टेट का जो मीटिंग हुआ था 1614 में देखो हुआ था। आप समझ सकते हो कि ये 1789 चल रहा है। ठीक है, 1700
1789 में जाके ये बैठक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी अब तक किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजा अपने सारे पावर को खुद कंट्रोल करता था, किसी को कंट्रोल नहीं करने देता था, ना ही किसी को हिम्मत कर होता था कि इसको राजा को कंट्रोल करे। तो अब जब राजा देखा कि अब वो नियंत्रित नहीं कर सकता भीड़ को, तो उसने 1789 यानी 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को बास्टील के, देखो 1789 में वर्साय का एक आलीशान महल था, भवन था, वहां पे बैठक बुलाता है 5 मई 1789 को, सभी प्रतिनिधि आते हैं। तो उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि जैसे देखो, जब तीनों वर्ग के लोग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट के मेंबर, जब ये प्रतिनिधि आए तीनों, तो थर्ड स्टेट के मेंबर के पास लगभग 40 लाख शिकायत था। 40 लाख शिकायत जनता का लेकर ही आए थे कि राजा इनके मांगों को सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग शिकायत लेकर आए, और जो उसमें पहले तो ये समझो कि जब इनको बुलाया गया था, आप पहले समझो, जब उस मीटिंग में बुलाया गया था, तो उसमें जो बैठने का क्रम था, जैसे यहाँ पे राजा है और यहाँ पे प्रथम और सेकेंड स्टेट के मेंबर बैठ रहे हैं, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर को, जिनको निम्न वर्ग समझा जाता था, उनको बैठने का अधिकार, यानी उनको जो बैठने के सीट मिली, पीछे मिला। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना ज्यादा अपमान उनकी मीटिंग में जाते ही हो गया है कि उनको पीछे बैठा दिया गया, खड़ा कर दिया गया उनके मेंबर को। और जिसे यहाँ पर मान लो किंग है, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के मेंबर है, और थर्ड स्टेट के मेंबर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर खड़े हैं। जब देखो, वोटों की तो समानता है नहीं कि जैसे अगर जैसे इसके 300 मेंबर हैं, इसके 300 मेंबर हैं, और इसके 600 है, मान लो इन दोनों को 600 है, तीनों थर्ड स्टेट के जो मेंबर। अगर यहाँ पे वोटिंग की बात आती, अगर कोई चीज का पास किया जाता, कानून पास किया जाता, नियम बनाया जाता, तो वैसे तो 300 600 इनका 600 इसका बराबर हो जाता, लेकिन नहीं, मैंने बता चुका हूं कि इनके वोटों की वैल्यू नहीं था, कुछ ना के बराबर था। तो इसलिए जो भी निर्णय लिया गया, इन लोगों के हक में ही निर्णय लिया गया, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के हक में ही निर्णय लिया गया, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। थर्ड स्टेट के मेंबर इस मीटिंग से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। नाराज होने की वजह से यहाँ से 600 जो मेंबर थे, इस मीटिंग से निकलकर जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, बगल में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, एक बहुत बड़ा मैदान था, इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पे ये लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर इस वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, थर्ड स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक नया, यानी इन लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग एक नया जनरल स्टेट की जगह एक नया असेंबली बनाएंगे, जिसका नाम होगा नेशनल असेंबली। क्योंकि ये लोग इससे खुश नहीं थे, तो इसने राष्ट्रीय सभा का निर्माण इंडोर स्टेडियम में किया। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पे ये लोग एक नया मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग ये समझेंगे कि मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक राजतंत्र होता क्या है। देखो, जब थर्ड स्टेट के मेंबर यहाँ पे आए, तो जनरल स्टेट्स
जो था उसको भंग करके ये लोग एक नया असेंबली बनाते हैं जिसका नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में इन लोगों ने नए तरीके से शासन जो करने की इकाई है इन लोगों ने बनाया। तो इसमें जैसे लेजिस्लेटिव तीन शासन की तीन इकाइयां बनाई जो मैंने इसको पहले बता दिया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आप समझ सकते हैं कि तीन यहां पर जो पावर है, जो पहले ये पावर राजा के हाथ में होता था, इस पावर को इन्होंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया और इसमें जनता इन लोगों को सिलेक्ट करती है। इन लोगों को जनता को सिलेक्ट यानी वोट देने का अधिकार है, ऐसा बनाया गया शुरुआत में। और इसमें राजा की पावर को बहुत सारे जो राजा के हाथ में पावर था उसमें राजा के हाथ जो पावर था उसको कम कर दिया गया, जिससे अब आपको पता है कि यहाँ पर तो राजा तो अभी खुश होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनाया जा रहा है वो राजा के विरोध में बनाया जा रहा है ना। तो ये जो पावर है कई भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब ये समझेंगे कि उस समय जो किंग था, राजा था, यानी लुई 16 जो था, लुई 16 को जब ये बात पता चली तो उसने इसको भंग करने का प्रयास किया। जब लुई 16 असफल हो गया, बाद में जब जनता और ज्यादा आक्रोशित हो गई थी, जनता को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, तब उसने नेशनल असेंबली को स्वीकार किया था। तो इसको देखेंगे कि नेशनल असेंबली को उन्होंने कब स्वीकार किया, ठीक ना। तो देखो, तीसरे वर्ग की इंडोर टेनिस कोर्ट में बैठक तथा शपथ ली गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का निर्माण किया गया, संवैधानिक राजतंत्र का। और ये जो बैठक हुई थी इंडोर टेनिस कोर्ट में, ये 20 जून 1789 को हुआ था, ठीक ना। नेशनल असेंबली का जो निर्माण हुआ था 20 जून 1789 को हुआ था। इसमें जो वहां पे जो जितने सारे प्रतिनिधि, बताया था कि उस समय 600 प्रतिनिधि थे, 600 प्रतिनिधियों का नेतृत्व करने वाला कौन था, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मिराबेओ एंड आवी सी। ये दो लोग थे जो पूरे प्रतिनिधि का नेतृत्व कर रहे थे राजा का विरोध करने के लिए। सारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे नए नए नियम बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था, खुलकर पूरा विरोध किया था पूरी जनता का, पूरे प्रतिनिधि को का ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और नेशनल जो असेंबली है जब बना लिया गया, राजा ने इसको स्वीकार कर लिया, तब 9 जुलाई 1789 को संविधान सभा का कार्यभार ग्रहण किया गया। यानी ये जो नेशनल असेंबली है 9 जुलाई 1789 से कार्य करना शुरू कर दिया था। अभी देखो, अभी राजतंत्र खत्म नहीं हुआ है, राजतंत्र है। पहले जो था राजतंत्र जो था वो मोनार्की था, अब जो राजतंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक राजतंत्र है। यानी राजा के ऊपर अभी भी संवैधानिक माने अब कानून बना दिए गए हैं कि उसका क्या कार्य है, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक ना। तो ये जो नेशनल असेंबली है 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय जो ये नेशनल असेंबली है अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक। अब ये समझेंगे कि फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना, यानी फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, अभी यही बता रहे थे, ठीक ना। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप, फिर जब नेशनल असेंबली बन गई तो कई सारे नियमों का, कानूनों का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था 1791 में उन्होंने अपना एक कानून का ड्राफ्ट बनाना शुरू किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायकों का निर्माण किया। इनको अलग अलग अधिकार दिए गए, ठीक ना। तो इस तरह
राजा के पावर को यहां पर कम किया गया। आगे समझेंगे कि राजतंत्र का उन्मूलन। अब यहां पर देखेंगे कि कैसे मोनार्ची सिस्टम खत्म हुआ, एवोल्यूशन ऑफ मोनार्ची, यानी राजतंत्र का उन्मूलन मतलब कि कैसे राजतंत्र खत्म हुआ। ठीक ना, राजतंत्र कैसे खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना यानी रिपब्लिक। ठीक ना, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक एंड एवोल्यूशन ऑफ मोनार्ची को देखेंगे। तो जब देखो यहाँ पे नेशनल असेंबली बन गई, ये सारी चीजें हो गई, ये सारे संवैधानिक राज। इसके बाद अभी भी मतलब राजा ने बहुत सारे इतने जनता के लिए, अब देखो सामाजिक स्थिति अभी वही है, बेरोजगारी वही है, जनता वैसे ही परेशान है, किसान मजदूर महिलाएं अभी भी परेशान है, उनके लिए कोई भी क्योंकि विशेषाधिकार कभी खत्म नहीं किया गया है ना, जो टैक्स दे रहे हैं, जो नियम कानून लग रहे हैं, तो थर्ड स्टेट के मेंबर के ऊपर लग रहे हैं, तो जिससे जनता परेशान है। तो अब देखेंगे कि जैकोबिन क्लब क्या है। देखो पूरे फ्रांस में बहुत सारे क्लब थे। क्लब क्या थे कि हर वर्ग के लोग, जैसे जो छोटे छोटे निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जैसे दुकानदार, कारीगर, मोची, घड़ीसाज, पेस्ट्री बनाने वाले, पेंटर, जितने भी निम्न वर्ग के जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनता था, यानी वो लोग मिलके क्लब बनाते थे। तो उस समय फ्रांस में बहुत सारे क्लब थे और उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चित कोई अगर क्लब था, कोई फेमस ज्यादा क्लब था, बहुत ज्यादा एक्टिव अगर कोई क्लब था, तो जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब उस समय बहुत ज्यादा चर्चित क्लब था। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब नाम कैसे पड़ा, क्योंकि देखो क्लब तो सभी हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा, कई सारे क्लब के नाम, अलग अलग क्लब के नाम थे, जो सबसे ज्यादा चर्चित था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब का जो नेतृत्व करता था उस समय, जो नेतृत्व एक तरह से करने लगा था, जिसका नाम था रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, जो जैकोबिन क्लब का नेतृत्व कर रहा था। और ये लोग राजतंत्र का इतना ज्यादा विरोध किए थे, यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम थी उन सभी के, जैसे खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी थी, बेरोजगारी, ठीक ना, बेरोजगारी, और उनको समानता, क्योंकि देखो उनको समानता का अधिकार नहीं है ना, जो विशेषाधिकार है, ये विशेषाधिकार के विरोध में थे। तो ये सारी चीजें थे जिसके द्वारा जैकोबिन द्वारा, ये जो जैकोबिन के मेंबर थे, इनके द्वारा राजतंत्र यानी राजा का विरोध किया गया 1792 में। ठीक है, तो 10 अगस्त को जो राजा का ट्यूलिरेन जो था, ये महल का एक नाम है राजा का, ठीक ना, देख सकते हैं ट्यूलिरे, ठीक है। तो महल पे ये लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर ने हमला कर दिया और वहां से, क्योंकि राजा वहीं पर रहते थे, और राजा को बंधक बना लिए जैकोबिन क्लब के मेंबर, आप देख सकते हैं इसे, ठीक ना। तो अब आगे समझेंगे कि होता क्या है। अब जब राजा को यहाँ पर बंधक बना लिए तो सिंपल है कि अब यहाँ पे बाद में मुकदमा चला, राजा को फांसी दे दी गई। कब, देख सकते हैं कि 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में, ठीक ना, लुईस 16 को फांसी दे दी गई, साथ में बाद में रानी को भी फांसी की सजा सुना दी गई, उसी तरह जैसे लुईस 16 को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे होता है राजतंत्र का खात्मा। तो आप समझ सकते हैं कि राजतंत्र का कैसे उन्मूलन हुआ, यानी एवोल्यूशन ऑफ मोनार्ची। ठीक है, अब समझेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, यानी गणतंत्र की स्थापना। अब देखो, जब गणतंत्र की स्थापना होती है, यानी अब इसकी मृत्यु हो गई, अब जो शासक है, मतलब अब जो शासन होगा अगला, वो किसकी सरकार बनेगी, जैकोबिन क्लब की। जब जैकोबिन क्लब की सरकार बनी, अब देखो राजतंत्र खत्म हो गया है, ठीक,
अब गणतंत्र आ गया है। गणतंत्र मतलब जो जनता के द्वारा यानी वहां के लोगों के द्वारा जो शासन होता है, ठीक ना, जनता के द्वारा, तो उसको बोलते हैं। तो क्यों इसको कहा गया है आतंक का शासन, ठीक ना, क्यों इसको आतंक का शासन कहा गया? नहीं, आप टेरर, यानी देखो 1793 से 1794 का जो वर्ष था, जो समय था, उसको ही आतंक का शासन कहा जाता। क्यों? क्योंकि जब रोबेस्पियर जब सत्ता में आया, यानी जब जैकोबिन क्लब की सरकार बनी, तो उसका मेन जो बना, जो हेड बना, वो रोबेस्पियर था। तो रोबेस्पियर जब शासन में आया तो उसने बहुत सारे इतने कठोर नियम बनाए, इतने कठोर कठोर कानून बनाए, जिससे जनता परेशान हो गई, ठीक ना। तो इसने जो नियंत्रण और जो दंड का व्यवस्था किया, वो बहुत ज्यादा कठोर इसका नीति अपनाया, जिसकी अब देखेंगे कि रोबेस्पियर ने कौन कौन सी नीतियां बनाई थी, जिसकी वजह से जनता, यानी जो फ्रांस की जनता है, रोबेस्पियर से परेशान हो गई थी, उब गई थी, है ना। तो सबसे पहले रोबेस्पियर जब कानून मतलब सरकार बनाया, तो कानून बनाकर देखो इसने एक ऐसी कानून बनाई, तो कीमतों तथा मजदूरी की अधिकतम सीमा तय कर दिया, है ना, कि कम यानी कितना से अधिकतम उनकी क्या मजदूरी होगी, या कानून बनाकर इसे कीमत जो है वो तय कर दिया। अब ये मजदूरों के हक में नहीं है, जनता के हक में नहीं है, क्योंकि इसने कानून बना दिया है। अब देखो इस पहला काम किया। दूसरा काम, गोश्त और पावरोटी की जो राशनी कर दी गई, है ना। और तीसरा देखेंगे, किसानों को अपने अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचना। समझ रहे हैं आप ना, कि उसने एक ऐसी नियम बनाया कि जो किसान है, यानी वो खेती करने के बाद जो फसल अब हो रहा है, उस सरकार के नियमों के द्वारा जो कीमत तय की गई है, उनके उस नियम पर शहर में लेके जाकर अब उसको बेचना पड़ेगा। और तीसरा है, महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। उस समय जो सफेद आटा होता था, जो बहुत महंगा होता था, उस पे उसने रोक लगा दिया। और समता रोटी खाना एक प्रकार का था, ठीक ना, तो इसको खाने के लिए लोगों को अनिवार्य कर दिया। चर्चों को बंद कर दिया और उनके भवनों का, जिसे देखो उस समय जो चर्च थे, क्योंकि देखो चर्च का भी लोग ज्यादा राजतंत्र में विरोध किए थे, ऐसा नहीं, लेकिन जब इसकी सरकार बनी, गणतंत्र की यानी रोबेस्पियर की जब सरकार बनी, जैकोबिन शासन की जब सरकार बनी, तो उसने क्या किया, चर्च को बंद करके वहां पे अपने सरकारी कार्यालय यानी भवनों का एक कार्यालय बना लिया। तो ऐसी बहुत सारी कठोर कठोर नीतियों को अपनाया। और चूंकि जो देखो अभी एक चीज, रोबेस्पियर जो है, देखो महिलाएं, तो जो महिलाएं थी, मान लो राजतंत्र में परेशान है, ठीक ना, महिलाएं जो हैं राजतंत्र में तो परेशान है, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं ये उम्मीद था कि जब गणतंत्र बनेगा तो उनकी भी मांगों को सुना जाएगा, लेकिन इसने इनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो महिलाएं विरोध करती थी, महिलाओं ने भी कई सारे अपने क्लब की स्थापना किए थे। 60 क्लब की स्थापना महिलाओं ने भी किया था। तो महिलाओं में जो महिलाएं विरोध करती थी इसका, उन सभी को जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक ना, उनको भी फांसी दे दी जाती थी। तो इतना ज्यादा कठोर नियम ये अपनाने लगा था रोबेस्पियर। अब जब जनता परेशान हो गई थी, तो रोबेस्पियर को किसी मामले में उसको दंडित पाया गया न्यायालय के द्वारा, तो उसको जुलाई 1794 में गिरफ्तार करके उसको गिलोटीन कर दिया। गिलोटीन के द्वारा उसका सर कलम कर दिया गया। गिलोटीन एक प्रकार का जगह है, जैसे पिलर है, बीच में होता था, उसको जिसको भी सजा दे रहे हैं उसको यहाँ पर रखकर उसका सर कलम कर दिया जाता था, तो उसी को गिलोटीन कहते हैं। तो चूंकि देखो ये खुद रोबेस्पियर ऐसे कठोर कानून बनाया था कि गिलोटीन का व्यवस्था इसने किया था, लोगों को गिलोटीन पे चढ़ा देना, उनके सर कलम कर देना। बाद में इसके साथ भी यही हुआ था, ठीक ना। अब आगे समझेंगे, लास्ट है कि देखो जैकोबिन क्लब के सरकार जाने के बाद डायरेक्टरी शासन का उदय हुआ था, ठीक ना। तो चूंकि डायरेक्टरी शासन में जो इसके मेंबर होते थे,
वो आपस में सब लड़ते रहते थे। और चूंकि इसका भी शासन ज्यादा समय तक नहीं चल सका, तो उस समय नेपोलियन का उदय होता है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा नेपोलियन के बारे में, ठीक ना। तो नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन ने जनता से बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिसेस किए रहते हैं। यानी राजतंत्र में जो नेपोलियन ने राजतंत्र का विरोध किया था, ठीक ना। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया हूं कि किसानों, मजदूरों यानी निम्न वर्ग के लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं था। जो जमीन का मालिकाना हक था वो किसको, प्रथम और सेकेंड मेंबर के हाथों में था। तो इसने प्रॉमिस किया कि मैं सभी किसानों को, सभी वर्ग के लोगों को जमीनों का हक, समान अधिकार दूंगा, जमीनों का समान वितरण करूंगा। और नेपोलियन ने भी प्रॉमिस किया था जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर को जो विशेषाधिकार, जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक ना, प्रिविलेजेस जो भी दिए जा रहे हैं उसको एक खत्म करेगा। तो राजतंत्र में जितनी भी प्रॉब्लम थी, जो भी थर्ड वर्ग के लोगों के साथ किया जा रहा था, उस सभी को खत्म करने के लिए नेपोलियन ने लोगों को जागरूक किया था। इसलिए जनता इससे खुश थी। और चूंकि 1799 में डायरेक्टरी के शासन को भंग कर दिया गया था, ठीक ना। जब नेपोलियन का शासन, देखो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है। कहां का, फ्रांस का ये सम्राट बनता है, ठीक, 1804 में। और 1804 में जब सम्राट बनने के बाद नेपोलियन संहिता नाम से, देखो सिविल कोड, नेपोलियन सिविल कोड या सिविल कोड 1804, इसको अलग से देखेंगे कभी, ठीक ना। यानी देखना क्या है, नेपोलियन ने फ्रांस में जो जो सुधार काम किए थे, यानी प्रिविलेजेस को खत्म करना, सभी को जमीनों का समान अधिकार देना, लोगों को रोजगार देना, है ना। और जो फर्स्ट सेकेंड स्टेट को जो टैक्स नहीं देना पड़ता था, केवल थर्ड स्टेट के मेंबर को टैक्स देना पड़ता था, उसको इसने खत्म किया, ठीक है। और जो समान कानून, इसने देखो सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि समान कानून बनाया, क्योंकि प्रथम और सेकेंड मेंबर स्टेट के मेंबर को इनके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता था। तो जब इसको देखो, इन सभी नेपोलियन के द्वारा जो सुधार कार्य किए गए थे, इसको सिविल कोड 1804, सिविल कोड 1804 या नेपोलियन संहिता के नाम, इसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, या हाँ नेपोलियन संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप ये समझ सकते हैं, नेपोलियन संहिता 1804, नेपोलियन के द्वारा जो भी सुधार कार्य किए गए थे इसमें देखेंगे। तो नेपोलियन जब इतना ज्यादा फ्रांस ने कार्य किया, अब देखो जो फ्रांस के लोग हैं नेपोलियन से बहुत खुश थे, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, कहीं ना कहीं जो इसका प्रभाव था यूरोप के बगल में जो अन्य राज्य देश थे उसके ऊपर भी पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि देखो पूरे यूरोप में राजतंत्र है। जब पूरे यूरोप में राजतंत्र है तो यहाँ की जो जनता होगी, अलग और देशों की जो जनता होगी, क्योंकि वहां फ्रांस की अब इतनी ज्यादा स्थिति में सुधार आया है, ये भी उस मतलब उनको भी तो लगेगा कि ना, कि जैसे फ्रांस में मतलब लोकतंत्र का मतलब सिस्टम आ गया, लोकतंत्र आ गया, हमारे यहाँ पर भी राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र आना चाहिए। तो नेपोलियन ने कई सारे देशों से, जैसे यहाँ के लोगों से प्रॉमिस किया कि ठीक है, मतलब ये इनको स्वतंत्र कराएगा, राजतंत्र से मुक्ति दिलाएगा। और इसने अपनी सेना, एक अलग से सेना बनाई, ठीक ना। नेपोलियन अपनी सेना बनाया, फिर उस सेना को जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, प्रसिया हो गया, अगल बगल जितने भी यूरोप के देश हैं, वहां पे अपनी सेना को भेजता, वहां के लोगों के साथ मिलके राजतंत्र के विरुद्ध लड़ाई लड़ते, और उसमें नेपोलियन जीता। तो सबसे पहले 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया, यहाँ के राजतंत्र को खत्म करने के लिए वहां के लोगों को जागरूक किया, और जो नेपोलियन सेना बनाया था वहां की सेना गई, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ वहां के राजतंत्र से, क्योंकि जनता कुछ इसके साथ है नेपोलियन के। तो और क्योंकि जनता को वहां से राजतंत्र को खत्म करना है,
तो नेपोलियन 1805 में ऑस्ट्रिया को हरा देता है। फिर 1806 में प्रशिया के साथ युद्ध लड़ता है, यहाँ पर भी राजतंत्र को खत्म करता है। फिर 1807 में भी रूस को भी हराया। तो नेपोलियन जहां जहां लोगों को हराया यूरोप में, वहां वहां अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को वहां पे शासन पे बैठा दिया। कुछ सालों तक तो लोग खुश थे, ठीक, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे अच्छे सुधार कार्य किए। लेकिन बाद में लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम ये होने लगी कि नेपोलियन पहले तो देखो लोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहा था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, सारी पावर को अपने हाथों में कंट्रोल करने लगा। नेपोलियन सारे पावर को खुद कंट्रोल करने लगा। अब जो एक तरह से जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली की बातें मानना, उसके अनुसार काम करना, ये सारी चीजें था। लेकिन उसने जो था, ये देखो, नेपोलियन जो था उसने नेशनल असेंबली के पावर को कम करके कई सारे पावर को अपने में मिला लिया। और मिलाने के बाद, ठीक ना, मिलाने के बाद कई चीजों को जिससे खुद के अनुसार कंट्रोल, वहां के जो लोग थे उसका विरोध करने लगे तो उसको जेल में बंद करना। एक तरह से नेपोलियन तानाशाह बन गया। नेपोलियन तानाशाह वो भी बन गया, ठीक ना। जब नेपोलियन तानाशाह बन गया तो जनता उसे आक्रोशित होने लगी, उसका विरोध करने लगी। अब देखो, क्योंकि थोड़ा सा और पढ़ लेते इसमें, तो उसने देखो नेपोलियन फिर उसके जो सिविल कोड में, जैसे उसके जो सुधार कार्य, जैसे संपत्ति सुरक्षा, दशमलव प्रणाली, क्योंकि उस समय जो मापदौल की इकाई थी, उस समय कई जो जैसे कोई भी देश था उसमें कई सारे क्षेत्रों में बटे हुए थे, तो व्यापार करने में मापदौल की इकाई अलग